नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया का अध्ययन कर कहानी और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। यह कहानी पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था। राजा निर्बंसिया के प्रमुख पात्र हैं जगपति, चंदा का पति है, चंदा जगपति की पत्नी, दयाराम जगपति का दूर का रिश्तेदार है, बचन सिंह कस्बे के अस्पताल का कंपाउंडर है, राजा निर्बंसिया और उसकी रानी। राजा निर्बंसिया कहानी में दो कहानियाँ साथ साथ चलती है। एक पौराणिक कथा जिसमें राजा निर्बंसिया और रानी लक्ष्मी की कहानी है और दूसरी आधुनिक कथा है जो जगपति और चंदा से संबंधित है। इस कहानी की मूल संवेदना है कर्जदार व्यक्ति की मन स्थिति का यथार्थ चित्रण कहानी में किया गया है। संतानहीन व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का वर्णन भी है। रोगी के मनोवृत्ति का चित्रण है। यह कहानी नारी स्वातंत्र्य पर प्रकाश इस कहानी में नारी स्वातंत्र्य पर प्रकाश डाला गया है। सरकारी अस्पताल की कार्यशैली का भी वर्णन है। ग्रामीणों की गरीबी का यथार्थ चित्रण है। यह लोक कथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। तो चलिए अब हम कहानी का वाचन करते हैं। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया। यह कहानी बहुत बड़ी है जिसके कारण मैंने इसे दो भागों में बांट दिया है। आज हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरे यानी पार्वती रखी जाती, जिसमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चे के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। वो सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। वर्ण मतलब जाति। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा से सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसीलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भांवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायद मतलब मुहूर्त शायद होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू को बलैया लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगे। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी। पर सास का रोग था।
उन्हें सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में कड़कने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना, नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लूट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाईं और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई है। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है, यानी भर दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पर दरवाजे तड़ तर टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा कर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियाँ मानती जब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहाँ से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की ज़रूरत होती पहुँचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन के 6 इंच गहरा घाव था।
कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों की सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरगिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमासे कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो कराहो, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नरम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, च रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्यनिष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं 2 आँखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा। कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है, उनमें बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई।
तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं न कहीं से इंतज़ाम करके ला दूंगा, महकमे से मंगाएंगे तो आते अवाते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा, कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा, और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। मुझसे पूछा तक नहीं, और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रौ में पड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ज्ञानियों की तरह सीख देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई, और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है,
वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। ये सब महत्वपूर्ण हैं पंक्तियाँ। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिचास के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयम आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयम करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई हूँ, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप, और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिसकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच में फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर आज को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना पर राजा को इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गहरी रहती थी।
उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा सकता है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बिंध सकते थे, और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फींक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में खुरपी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना, तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया। चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियाँ जिनमें से बार बार झांक कर देखता था, और वह सिहरे उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा, तगड़ा, तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ,
आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बंध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नर्म सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नर्म 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 से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद्व सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियाँ और सांस में घुल कर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओठ उन पर पड़ी, अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसारकर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ उसके हाथ में आ गया। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयम रख करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे, और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गया। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयम हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दें, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैरहाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज़ यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का
पद भी छीन लेगा, पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे। उससे दूसरी आँख की रोशनी कैसे मांग ले। फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उस कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उघार कर ढांपेगा। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर, क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं। कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में 1 पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर 1 पैसा बचाते हैं। एक पैसे को मसाले की पुड़िया बंधवा कर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर 1 आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह अपनी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्त इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरौठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं। तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुस कर बैठ सकते हो। तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाए हुए कहा और चंदा उठकर चली गई।
आप सब ने इस कहानी को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।